हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें गुसियांग को दिखाते हैं, जिसके बारे में चोचुअल गैंग सीनियर कर्नल रियोंग को बता रहा होता है कि 1 बिलियन के घोटाले के बाद ये फरार है और ये शेनयांग से आया है, पुलिस से बचते हुए फिलीपीन और मलेशिया से होकर। और इस बात में कोई शक नहीं कि वो बहुत ज्यादा अमीर है और खुद पर खर्च करने में वो बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करता, और फिर उसे यहाँ पर टिकाए रखना हमारे लिए अच्छा होगा। फिर गुसियांग मैनेजर ओ के साथ मिस्टर चियोंग तक पहुँचता है। मैनेजर ओ मिस्टर चियोंग से मिलते हैं और जब गुसियांग से मिलवाने की बारी आती है तो गुसियांग एटीट्यूड दिखाते हुए बस जाकर चेयर पर बैठ जाता है। मिस्टर चियोंग बैठते हैं और कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम सीधा काम की बात करते हैं। फिर गुसियांग को कॉन्ट्रैक्ट देता है और कहता है कि इसको साइन करते ही तुम बिल्कुल सेफ हो जाओगे। आपकी सेफ्टी की जिम्मेदारी पूरी तरह से हमारी होगी और हम आपको सेफली नॉर्थ कोरिया ले जाएंगे। हमारे पास अलग अलग तरह की स्कीम्स है और हमारी सबसे पहली स्कीम $20,000 पर मंथ से स्टार्ट होती है। आपको इसमें हर तरह की चीज प्रोवाइड की जाएगी। तो गुसियांग कहता है कि आपकी सबसे महंगी स्कीम कौन सी है। मिस्टर चियोंग कहते हैं कि $1 लाख पर मंथ, यानी कि आपका साल का $12 लाख हुआ। इसमें आपके लिए 2 मंजिला मकान और एक रिसेप्शन रूम होगा, एक इंडोर सोना और एक स्विमिंग पूल और 5 हाईली ट्रेन्ड बॉडीगार्ड्स, और इसमें प्रोफेशनल शेफ, मेड, गार्डनर और ड्राइवर भी होगा। और आपकी एंजॉयमेंट के लिए गोल्फ और शिकार अगर आप चाहें तो। वैसे हम कसिनो भी जा सकते हैं अगर आपकी मर्जी हो। तो फिर बताइए आपको क्या करना है। गुसियांग कहता है कि मैं आपको 2 लाख पर मंथ दूंगा, यानी कि पूरे साल के 24 लाख। और अगर एक बार मैं आपकी कंट्री में आ गया तो आप इस डील से मुकर नहीं सकते। और हाँ, मेरे सारे के सारे पैसे फॉरेन अकाउंट्स में जमा है। अगर मेरा जरा सा भी नुकसान हुआ तो तुम्हें किसी भी हाल में पैसा नहीं मिलने वाला। मिस्टर चियोंग कहते हैं कि मिस्टर गुसियांग, किसी पर हमला करने की सजा 5 साल और किसी को घायल करने की सजा 7 साल है, और जो आप करते हैं उसके लिए 10 साल की सजा है। हमारे पास ऐसे बहुत से लोग हैं जो साउथ कोरिया से अपने क्राइम्स को छुपाने के लिए और पुलिस से छुपने के लिए हमारे पास आते हैं, और हम लोग अपनी जान पर खेल के अपना काम करते हैं। इलीगल तरीकों से हम उन लोगों को सेव करते हैं जिन्होंने कुछ गलत काम किया हो, और फिर बिना एक दूसरे पर भरोसा किए हम ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकते। तो गुसियांग कहता है कि ओ मैं समझ रहा हूँ, तुम इतने सीरियस क्यों हो रहे हो। फिर हमें नॉर्थ कोरिया में सभी बच्चों को दिखाते हैं जो खेल रहे होते हैं। योंगे और वॉल सुकाती है जो अपने बच्चों को लेकर जाती है और बाकी सबसे कहती है कि तुम लोगों के पेरेंट्स तुम्हें ढूंढ रहे हैं, तो जल्दी से घर जाओ। यूपी को दिखाते हैं जो वहीं बैठा रहता है। फिर उसके डैड मैनपोक आते हैं। मैनपोक अपने बेटे के लिए उसके फेवरेट डोनट्स भी लेकर आया होता है। फिर हमें सेरी को दिखाते हैं जो भी नहाकर बाहर निकलती है। उसके बाहर निकलते ही लाइट ऑफ हो जाती है। सेरी कहती है कि क्या आज के लिए उतनी परेशानियां काफी नहीं थी, ये सब कुछ आखिर क्या हो रहा है। और फिर वो री जॉनहन को कॉल करती है, लेकिन वो कॉल पिक नहीं करता। सेरी कहती है कि मुझे पता था ऐसा ही होगा, अभी आखिर कॉल क्यों नहीं उठा रहा, कहीं ये लोग मुझे सच में दफनाने का तो नहीं सोच रहे। सेरी टॉर्च ढूंढने लगती है और फिर हमें किसी आर्मी मैन को घर में आता हुआ दिखाते हैं। सेरी डर जाती है। जब वो फ्रंट डोर खोलता है तो वो नहीं खुलता, और जब वो दूसरे डोर से आने लगता है सेरी डरी हुई होती है और उसको मारने के लिए वास पकड़ लेती है। लेकिन जब वो अंदर आता है तो वो और कोई नहीं बल्कि कैप्टन री जोंग को होते हैं। कैप्टन कहते हैं कि ये तुम क्या कर रही हो। सेरी कहती है कि तुम अचानक से कैसे आ गए। कैप्टन री कहते हैं कि तुमने तो कहा था कि तुम्हें नहाने और सोने के लिए कैंडल चाहिए। सेरी रोने लगती है और कहती है कि ये तो एक मामूली कैंडल है, मुझे जो चाहिए थी वो सेंटेड कैंडल है। फिर सेरी रोते रोते कहती है कि मुझे माफ करना, तुम्हें तो ये अजीब लग रहा होगा, लेकिन मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मुझ पर क्या गुजर रही है। फिर गांव के सभी घर अपने अपने घरों में लैंप जलाते हैं और रोशनी करते हैं। फिर हमें वॉलसुक को दिखाते हैं जो घर की विंडोज पर कपड़ा डाल रही होती है ताकि रोशनी बाहर न जाए, और फिर वो लोग बैटरी से अपने घर की लाइट को कनेक्ट करते हैं और लाइट ऑन हो जाती है। और फिर वो अपने बेटे होयोंग से कहती है कि तुम्हारे बाबा ने लाइट ऑन कर दी है, अब तुम अच्छे से पढ़ाई करो। होयोंग कहता है कि मॉम अब तो लाइट आ गई है ना, तो फिर क्यों ना अब मैं सो जाऊं। वॉलसुक कहती है कि बदमाश कहेंगे, तुम्हारे डैड ने टैंक की बैटरी चोरी से खरीदी ताकि यहाँ पर रोशनी कर सके, और तुम हो कि अभी भी सोने का सोच रहे हो। अगर तुम अगली बार क्लास में सबसे लास्ट पर आए तो मैं तुम्हें नंगा करके घर से बाहर निकाल दूंगी। होयोंग कहता है कि मैं सबसे पीछे नहीं हूँ, नामसिक मुझसे भी पीछे है। तो वॉलसुक कहती है कि तुम्हें बहुत खुशी है कि नामसुक तुमसे भी पीछे है, अब तुम चुपचाप अपना होमवर्क करो, एक नंबर का बेवकूफ है। और फिर अपने हस्बैंड मियोंग से पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हें इस बार प्रमोशन मिलेगा। तो मियोंग कहता है कि कुछ कह नहीं सकते, ये सब कुछ तो सीनियर कर्नल के हाथ में है। वॉलसुक कहती है कि ये सीनियर कर्नल हर वक्त तुमसे नाराज क्यों रहता है। मियोंग कहता है कि तुम उसकी बीवी को खुश
क्यों नहीं रखती, उसके बाद ही तुम मुझसे सवाल करना। वॉल्सुक कहती है कि मैं उसको खुश करने की कोशिश करती तो हूँ, मैं हर वक्त इसी काम में लगी रहती हूँ कि उसकी नजरों में आ जाऊँ। मियोंगो कहता है कि मैंने अक्सर कैप्टन ना की बीवी को देखा है, वो कर्नल के घर में कुछ न कुछ लेकर जाती है। फिर वॉल्सुक भी जल्दी से योंगे के घर जाती है। वहाँ पर ओक्यूम को देखती है जो साइकिल चला रही होती है। योंगे कहती है कि तुम हो, तुम जरा ओक्यूम को तो देखो, ये जनरेटर चला रही है ताकि मैं टीवी देख सकूं। और फिर वो ओक्यूम से पूछती है कि तुम्हारे पैर तो ठीक है ना? तो ओक्यूम कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको ऐसा खिलखिलाता हुआ हंसता देखकर मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, मुझे तो कोई मसला ही नहीं अगर मेरे पैर भी टूट जाएं। फिर हमें सेंगे को दिखाते हैं जो एक्सरसाइज कर रही होती है। हेजी भी वहाँ पर आती है, कहती है कि आज मैंने कुछ ज्यादा ही डिनर में खा लिया है, मैं तो भूल ही गई हूँ। और फिर सेंगे से पूछती है क्या तुम्हें कोई खबर मिली? तो वो कहती है कि अगर कोई खबर होती तो हमें जरूर कॉल आती। हेजी कहती है कि मुझे तो दुख हो रहा है, अभी तो वो इतनी जवान थी और उसकी तो शादी भी नहीं हुई थी, और डैड ने तो ये भी अनाउंस कर दिया था कि वो अपना बिजनेस उसे दे देंगे, उसे तो ये सब कुछ सच लग गया होगा, लेकिन देखो क्या हो गया। तो सांगी कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब? तो हेजी कहती है कि हम सबको ही पता है कि डैड ने तो उस दिन मजाक किया था, वो तो अपना बिजनेस अपने बड़े बेटे को ही देना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते थे कि वो थोड़ी सी और मेहनत कर ले, इसीलिए उन्होंने सबके सामने ही कह दिया कि वो अपना बिजनेस अपनी बेटी को दे रहे हैं। फिर सांगी न्यूज लगाती है जहाँ पर सेरी की स्टॉक प्राइसेस की बात हो रही होती है। हेजी कहते हैं कि अगर सेरी के बारे में सबको पता चल गया तो इसकी स्टॉक प्राइसेस भी गिर जाएंगी। सेरी को दिखाते हैं जो री जॉन हुक से कह रही होती है, क्या तुम्हें स्टॉक प्राइसेस के बारे में पता है? तुम्हें बिल्कुल भी पता नहीं होगा, स्टॉक प्राइसेस हमेशा ऊपर नीचे होते रहते हैं और एक दिन में करोड़ों का नुकसान भी होता है। एक बार तो किसी के कहने पे मैंने 30 करोड़ शेयर्स पर लगाए थे और गवा दिए थे। और फिर रोने लगती है कि मुझे तब से ज्यादा अब दुख हो रहा है, जब मैंने 30 करोड़ गवाए थे मुझे तब भी इतनी तकलीफ नहीं हुई थी, लेकिन अब मैं कहाँ फंस गई हूँ, मुझे तो नॉर्थ कोरिया कहाँ है ये भी नहीं पता है, और अब मैं यहाँ नॉर्थ कोरिया में बैठी हुई हूँ और एक अजनबी के सामने रो रही हूँ, अजीब मुसीबत है। कैप्टन री कैंडल बुझा देते हैं और कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, अब मैं तुम्हें नहीं देख सकता, अच्छी बुरी किस्मत एक रस्सी की तरह होती है, एक के बाद दूसरी आती है, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। सेरी कहती है कि क्या सच में? तो कैप्टन री कहते हैं कि हाँ, और फिर वहाँ से जाने लगते हैं। सेरी कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो? कैप्टन री कहते हैं कि मुझे प्योंगयांग जाने के लिए सुबह ट्रेन पकड़नी है। तो सेरी कहती है कि प्योंगयांग, फिर तुम वापस कब आओगे? कैप्टन री कहते हैं कि ये मैं नहीं जानता और हो सकता है कि हम दोबारा कभी नहीं मिले, मेरे साथी तुम्हारी मदद करेंगे। फिर सेरी को एक बैग देता है और कहता है कि ये मैं तुम्हारी जरूरत के लिए कुछ सामान लेकर आया था। फिर जब कैप्टन री जाने लगते हैं तो सेरी उन्हें रोकती है और कहती है कि तुम्हारा नाम क्या है? मैं तुम्हारा नाम जानना चाहती हूँ ताकि मैं तुम्हारा एहसान उतार सकूं। कैप्टन री कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया तो एहसान उतारने की जरूरत नहीं है, और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि यहाँ से जाने के बाद किसी को कुछ भी मत बताना, बल्कि इन सबको भूल ही जाना, और फिर घर से चले जाते हैं। फिर सेरी कैंडल जलाती है और बैग में पड़ी हुई चीजों को देखने लगती है जो री जोंग हुक ने उसे दी थी। सेरी देखती है तो उसमें बॉडी वॉश, शैम्पू और सीरम बहुत कुछ होता है और कहती है कि उसे ये सब कुछ कैसे मिला। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ पर कैप्टन री मार्केट में होते हैं। शॉप सेलर गुमसुन कहती है कि आप यहाँ पर क्या ढूंढ रहे हैं, क्या आपको कॉस्मेटिक्स चाहिए? और फिर वो कैप्टन री को कॉस्मेटिक्स की चीजें दिखाती है और कहती है कि ये सब कुछ साउथ से आया हुआ है, तो आपको क्या चाहिए? री जोन हुक कहता है कि तुम मुझे ये सब कुछ ही दे दो। सेरी देखती है तो उसमें एक स्वेटर भी होता है और फिर एक पैकेट से ब्रा भी निकलती है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ पर गुमसुन कैप्टन री को ब्रास भी दिखा रही होती है। कैप्टन री उस तरफ नहीं देखते और कहते हैं कि हाँ मैं ये भी लूंगा। तो गुमसुन कहती है कि ठीक है, लेकिन साइज क्या है? तो कैप्टन री कहते हैं कि कोई भी दे दो। तो सेरी चेक कर रही होती है और कहती है कि ये बड़ी ले आया है, और फिर दूसरी ब्रा देखती है तो कहती है कि ये वाली ठीक रहेगी, ये सब कुछ कैसे लिया होगा उसने। फिर सेरी को डिसइंफेक्टेंट भी मिलता है। सेरी उसे अपनी चोट पर लगाती है और कहती है कि देखो तो बन तो ऐसे रहा था जैसे कोई फिक्र ही ना हो, और फिर कहती है कि अगर ये कोई ख्वाब है तो मुझे अब जाग जाना चाहिए। फिर हमें सेरी को उसके नर्म और मुलायम बेड पर दिखाते हैं। सेरी कहती है कि ये बेड कितना नर्म है क्योंकि ये मेरा बेड है। फिर जब सेरी आंखें खोलती है तो अपने आप को अपने घर में पाती है और फिर खुशी से अपने हर जगह जाती है। फिर अपने घर की सभी चीजों को देखती है और कहती है कि मुझे पता
पता था कि वो सपना था, मैं जानती थी ये सच नहीं हो सकता। नॉर्थ कोरिया, ओहो कितना डरावना सपना था वो। फिर यूं ही सेरी जाते हुए नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट का फ्रेम देखती है तो कहती है कि ये कैसे हो सकता है, ये यहाँ पर नहीं हो सकता। फिर यूं ही एक एक करके सेरी की सभी चीजें गायब होने लगती है। सेरी कहती है कि नहीं, ये सपना नहीं है क्योंकि पहले वाला सपना था, और खुद से कहती है कि तुम मत जागो, तुम ना उठो, मैं नहीं जगने वाली। फिर हमें सेरी को वही नॉर्थ कोरिया में टेबल पर बैठा हुआ दिखाते हैं जो रोने लगती है, और बाहर से बस बच्चों की आवाज आ रही होती है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम स्कूल जा रहे हैं, हम अच्छे बच्चे हैं। फिर हमें प्योंगयांग को दिखाया जाता है जहाँ पर ट्रेन से कैप्टन री आते हैं। एक ऑफिसर कैप्टन री के पास आते हैं और उनकी आईडी पूछते हैं। कैप्टन री उन्हें अपना कार्ड देते हैं तो वो कहता है कि फिर आप ही कैप्टन री जोंगहुक हैं? तो कैप्टन कहता है कि जी हाँ। तो फिर वो अपने दूसरे ऑफिसर्स को बुलाता है और कहता है कि कैप्टन री जोंगहुक यहाँ पर हैं। फिर वो बताते हैं कि हम ट्रायल ब्यूरो से हैं। तो कैप्टन री कहता है कि मैं भी वहीं जा रहा हूँ एक इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में। तो दूसरा ऑफिसर कहता है कि पहले इन्वेस्टिगेशन तो तुम्हारी होगी, तो अब तुम चलो हमारे साथ, और फिर कैप्टन री को पकड़कर वहाँ से ले जाने लगते हैं। फिर कैप्टन री को इन्वेस्टिगेशन के लिए डायरेक्टर युन के पास लेकर जाते हैं। डायरेक्टर युन कहते हैं कि तुम ऐसी जगह पहले कभी नहीं आए होगे ना, और फिर वहाँ पर एक चेयर पड़ी होती है जहाँ पर मुजरिमों को बांधा जाता है। तो कहते हैं यहाँ पर बैठने की कोई और जगह तो नहीं है, फिर तुम यहीं बैठ जाओ। कैप्टन री बैठ जाते हैं तो डायरेक्टर युन कहते हैं कि फिर क्या हम बातचीत शुरू करें? तो डायरेक्टर री कहते हैं कि प्लीज। डायरेक्टर युन कहते हैं कि मैंने सुना है तुमने उन सिटीजन्स की इंसल्ट की है जो कि मेहनत से फॉरेन करेंसी कमा रहे थे, और वो भी साउथ कोरियन आर्मी के सामने। कैप्टन री कहते हैं कि वो लोग इलीगल तरीके से साउथर्न लिमिट को क्रॉस करके उन्हें लूटने गए थे, तो क्या आप इसे कोई जायज काम कहेंगे? तो डायरेक्टर युन कहते हैं कि ठीक है, फिर वो सामान कहाँ है जो तुम्हारे ख्याल से उन्होंने लूटा है? कैप्टन री कहते हैं कि वो सभी लोग एक एक्सीडेंट में मारे गए, तो अब चुराया हुआ सामान कहाँ है ये कोई नहीं जानता। तो डायरेक्टर युन कहते हैं कि अगर स्टेट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के लेफ्टिनेंट चो चुल गैंग ने इस बात की इन्वेस्टिगेशन की होती तो वो इस बात का पता लगा लेता, लेकिन फिर तुमने जिद की कि उन लोगों को प्योंगयांग हेडक्वार्टर्स में भेजा जाए, और जब वो लोग प्योंगयांग आ रहे थे तो एक एक्सीडेंट में मारे गए, तो फिर तुम्हें नहीं लगता कि इस बात पे हमारा तुम पर शक जाना बनता है? कैप्टन ये कहते हैं कि ये आम बात है, किसी को भी अपने केस की जांच खुद से नहीं करने दी जाती। क्या आपको नहीं लगता कि आपका सवाल बेतुका है? तो अब आप गलत इल्जाम लगाना बंद करें, क्या आपके पास कोई सबूत है? तो डायरेक्टर युन कहते हैं कि अच्छा, तो क्या कील वहीं ठोकी जाती है जहाँ छेद हो? कील जहाँ पर ठोकी जाए छेद वहाँ पर खुद ही हो जाता है, और हम अपनी मर्जी से कील ठोकते हैं, और हमें किसी भी तरह के सबूत की जरूरत नहीं है, हम दुनिया का कोई भी इल्जाम साबित कर सकते हैं। कैप्टन ये कहते हैं कि अच्छा तो ऐसा है, फिर आपने अभी जो भी कहा है आप उसके जिम्मेदार खुद होंगे। डायरेक्टर युन कैप्टन री जोंगहुक को कॉलर से पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। फिर म्योंगसुक वहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि किस बेवकूफ ने अब मुसीबत पैदा की है जिसे तुम उठा लाए हो। फिर जब वो बाहर से कैप्टन री को देखते हैं तो जल्दी से अंदर जाते हैं। म्योंगसुक को देखकर डायरेक्टर युन उन्हें सल्यूट करते हैं और कहते हैं कि सर आप यहाँ पर। म्योंगसुक जल्दी से आते हैं और डायरेक्टर युन की टांग पे मारते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी अक्ल क्या घास चढ़ने गई हुई है, और कैप्टन री को उठाते हुए कहते हैं कि आप ठीक तो है ना? तो कैप्टन री कहते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर वो दोबारा से डायरेक्टर युन को मारते हैं और ऑफिसर से कहते हैं कि तुम लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हो, इन्हें मेरे ऑफिस में लेकर आओ। ऑफिसर्स कैप्टन री को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। डायरेक्टर युन कहते हैं कि आखिर ये है कौन? म्योंगसुक कहता है कि तुम तो गए काम से, तुम जानते भी हो वो कौन है, वो जनरल पॉलिटिकल ब्यूरो के डायरेक्टर का बेटा है। और फिर ये सुनते ही डायरेक्टर युन के होश उड़ जाते हैं। फिर चूचुल गैंग को दिखाते हैं जिसे डायरेक्टर युन की कॉल आती है और वो कहता है कि तुम्हें पता भी है चूचुल गैंग, तुमने मेरा करियर बर्बाद कर दिया है। चूचुल गैंग कहता है कि क्या हो गया? तो डायरेक्टर युन कहते हैं कि तुम्हें पता भी है री जोंगहुक के पिता कौन है? चूचुल गैंग कहता है कि उसके रिज्यूमे में उसकी फैमिली के बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं था, इसलिए मुझे नहीं पता। डायरेक्टर युन कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि रिकॉर्ड क्यों नहीं था? वो इसलिए नहीं था क्योंकि वो बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करता है। चूचुल गैंग कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, मुझे सही से बताओ। तो डायरेक्टर युन कहते हैं कि अपना दिल मजबूती से थाम लो, कहीं तुम बेहोश ना हो जाना। री जोंगहुक वो जनरल पॉलिटिकल ब्यूरो के डायरेक्टर का बेटा है। चूचुल गैंग कहता है क्या तुम सही कह रहे हो? तो डायरेक्टर युन कहते हैं क्या तुम्हें मेरी बात एक बार में समझ नहीं आती? जनरल पॉलिटिकल ब्यूरो के दो बेटे थे, एक बेटा एक्सीडेंट में मारा गया और अब उसका ये दूसरा बेटा है और ये एक लोता है। चूचुल गैंग कहता है क्या तुम सही कह रहे हो? तो डायरेक्टर युन कहते हैं कि काश की मेरी कही हुई हर बात झूठ निकल आए, लेकिन अब तुम इस मसले का हल कैसे निकालोगे? चूचुल गैंग कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें कल कॉल करता हूँ। तो डायरेक्टर युन कहते हैं कि हाँ जरूर, पता नहीं मैं कल तक यहाँ रहूंगा भी या नहीं। अभी डायरेक्टर युन बोल रहा होता है लेकिन चूचुल गैंग फोन रख
रख देता है। फिर जोजुल गैंग को याद आता है जब मोहयुक ने उसे री जॉन-ह्युक से मिलवाया था। जोजुल गैंग कहता है कि अच्छा तो फिर मोहयुक का छोटा भाई री जॉन-ह्युक था। फिर हमें कैप्टन री जॉन-ह्युक और उसके भाई मोहयुक की पिक्चर को कैप्टन री के घर में दिखाते हैं। फिर जोमयुक सेरी के साथ बैठा होता है और उससे सीरियल की बातें कर रहा होता है और पूछ रहा होता है कि क्या डीगिल सीरियल में मर गया था या फिर बच गया। सेरी उसे जवाब नहीं दे रही होती तो जोमयुक कहता है कि मुझे बताइए, मैंने स्लेव हंटर बस 14 एपिसोड तक देखा है, तो फिर मुझे बताइए ना डेगिल के साथ क्या हुआ था। तो सेरी कहती है कि डेगिल ना वो खल्लास। तो जोमयुक कहता है कि क्या सच में, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि डेगिल सीरियल में मर जाता है। सेरी कहती है कि तुम जिस सीरियल के कैरेक्टर के लिए इतने दुखी हो रहे हो वो 10 साल पुराना है। प्यूचिसो वहाँ पर आता है और कहता है कि तुम क्या यहाँ पर इसके साथ गप्पे लड़ाने के लिए आए हो। और फिर पारकांग और इन दोनों को कहता है कि आकर पहले खाना खा लो। सेरी उनसे कहती है कि तुम लोग बाहर ऐसे खोद क्यों रहे हो। प्यूचिसो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है एक खरूस साउथ कोरियन लड़की को गड्ढे में दफनाने के लिए। जोमयुक कहता है कि हम अंडरग्राउंड वाटर के लिए रास्ता बना रहे हैं। कैप्टन री ने हमें आपको प्रोटेक्ट करने का कहा है और हमें आपको यहाँ से सेफली बाहर निकालना है ताकि किसी को भी पता ना चले। सेरी कहती है कि क्या ये तुम्हारे कैप्टन ने तुमसे करने को कहा, यानी मुझे प्रोटेक्ट करने को। प्यूचिसो कहता है कि फालतू के सपने मत देखो, वो तुम पर नजर रखना चाहते हैं बस। तुम एक साउथ कोरियन जासूस हो और तुम यहाँ पर कुछ भी कर सकती हो। तो सेरी उससे उसका नाम पूछती है। प्यूचिसो अपना नाम बताता है तो सेरी कहती है कि जब हमारे मुल्क एक हो जाएंगे तो फिर तुम्हें अपना मुल्क छोड़ना होगा, क्योंकि फिर तुम जहाँ भी छुपो मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगी। तो प्यूचिसो हंसता है और कहता है कि ये मत बोलो, अभी तुम मेरे मुल्क में हो। वैसे तुम्हारा क्या नाम है। तो सेरी कहती है कि मैं बेवकूफ हूँ क्या जो तुम्हें अपना नाम बताऊंगी। फिर सेरी जोमयुक से पूछती है कि वैसे तुम्हारे कैप्टन को क्या काम आ गया जो उसे प्योंगयांग जाना पड़ा। फिर हमें कैप्टन री को म्योंगसुक के साथ दिखाते हैं। म्योंगसुक कहते हैं क्या जो कुछ भी हुआ मैं आपसे उसके लिए माफी चाहता हूँ। कैप्टन री कहते हैं कि आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मैं बस उस गाड़ी के बारे में जांच करना चाहता हूँ जिसने टक्कर मारी। म्योंगसुक कहते हैं कि आप इसकी जांच इसलिए करवाना चाहते हैं क्योंकि इसका कोई संबंध है आपके भाई के एक्सीडेंट के साथ। कैप्टन री कहते हैं कि 2011, 2013 और 2014 में ये हादसा हुए हैं और इन सभी हादसों में एक रशियन कमांड ट्रक शामिल है। एक्सीडेंट में हर कोई मारा गया और मुझे शक है कि यहाँ पर कोई सीक्रेट ट्रक यूनिट है और स्टेट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने इसकी कभी भी जांच नहीं की। मैंने माउंटेन सिसोक के भी एक्सीडेंट से पहले की फुटेज देखी है, वहाँ पर भी एक्सीडेंट से पहले 3 कमांड ट्रक निकले थे। म्योंगसुक कहते हैं कि अगर मैं ये कहूँ कि वो कोई आम ट्रक है तो कैप्टन री कहते हैं क्या आप सच में ऐसा मानते हैं, क्या ये हर दफा इत्तेफाक है। म्योंगसुक कहते हैं कि क्या आप बस एक ही पहलू को देख रहे हैं, अगर आप ऐसे ही देखेंगे तो आपको हर जगह गड़बड़ नजर आएगी। हमारे सर में आंखें आगे क्यों होती हैं, क्योंकि हमें आगे देखना चाहिए, बीती हुई बातों को हमें भूल जाना चाहिए और हमें आगे ही देखना चाहिए। फिर हमें कैप्टन री के टीम मेंबर्स को दिखाते हैं। वो सभी कैप्टन री के घर से वापस आ रहे होते हैं। फिर उन्हें जोजुल गैंग मिलता है जो उनसे पूछता है कि तुम लोग कहाँ से आ रहे हो। प्यूचिसो कहता है कि हम अपने कैप्टन के घर में पानी का पंप ठीक कर रहे थे। जोजुल गैंग कहता है कि कैप्टन री तो भी प्योंगयांग में है, तो तुमने अच्छा किया। पारकांग उनसे पूछता है कि सर क्या हम आपसे पूछ सकते हैं आप कहाँ जा रहे हैं। जोजुल गैंग कहता है कि आजकल भगोड़े बहुत ज्यादा भर गए हैं तो मैं सबके घरों की तलाशी लेने वाला हूँ। प्यूचिसो कहता है कि मतलब आप आज रात तलाशी लेंगे। तो जोमयुक को हिचकी लग जाती है। जोजुल गैंग कहता है कि क्या हो गया इसे। तो प्यूचिसो कहता है कि कुछ नहीं सर, अक्सर हमें पास पड़ी हुई चीज नहीं दिखती, आपने बहुत अच्छा फैसला किया है सभी घरों की तलाशी लेने का। जोजुल गैंग कहता है कि हाँ वो तो है, तुम सभी अंदर जाओ और सोने की तैयारी करो। फिर वो सभी अंदर जाते हैं और जोजुल गैंग कैप्टन री को कॉल करता है और उन्हें बताता है कि एक प्रॉब्लम हो गई है, आज मिलिट्री हाउसिंग एरिया की चेकिंग होने वाली है। लेकिन कैप्टन हमने उस साउथ कोरियन लड़की को कोई भी कॉल उठाने से मना किया था, तो आखिर अब हम क्या करेंगे कैप्टन री, उसके साथ कांटेक्ट करने का कोई भी रास्ता नहीं है। कैप्टन री जल्दी से म्योंगसुक के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि मुझे आपकी एक मदद चाहिए। कैप्टन री उनकी कार लेते हैं और जल्दी से मिलिट्री हाउसिंग एरिया की तरफ जाने लगते हैं। कैप्टन री बहुत ज्यादा फास्ट ड्राइव करके जा रहे होते हैं और उनकी गाड़ी की नंबर प्लेट को देखते हुए कोई भी ट्रैफिक पुलिस उसे नहीं रोकती और सभी सिग्नल्स भी ग्रीन कर देती है। कैप्टन री जहाँ जहाँ भी जाते हैं ना तो कोई उनकी चेकिंग करता है और ना ही उन्हें
ट्रैफिक में फंसाता है। फिर हमें वॉलसुक को दिखाते हैं जो सबके घरों की तलाशी ले रही होती है। एक घर में आती है और उनसे पूछती है कि हमने सुना है तुमने साउथ कोरियन बोलने वाला राइस कुकर लिया है, तो क्या ये बात सच है? तो वो अपने आप को डिफेंड करने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे तो अपने कामकाज से ही फुर्सत नहीं मिलती, मैं आखिर बोलने वाला राइस कुकर, वो भी साउथ कोरियन बोलने वाला राइस कुकर कहाँ से लेकर आऊंगी? ये मुझ पर इल्जाम लगाया जा रहा है। इतने में ही कुकर बोल पड़ता है कि आपके राइस तैयार हैं। वॉलसुक राइस कुकर बाहर निकालती है और कहती है कि अब मुझे बताओ, मैं सोच रही थी कि कौन हमारी कीमती बिजली चुरा रहा है और मुझे तो अब पता चला कि चोर तो यहाँ पर है। तो लेडी कहती है कि प्लीज आप मुझे माफ कर दे, मैं आपके आगे विनती करती हूँ, मुझे पता है आप इस मामले को अच्छे से संभाल लेंगी। तो वॉलसुक कहती है कि क्या ये सच में मजे के चावल बनाता है? तो वो कहती है कि हाँ बिल्कुल, आप चाहें तो इसे एक दफा टेस्ट करके भी देख सकती हैं। वॉलसुक फिर राइस कुकर को छुपाती है और कहती है कि यहाँ पर तो कुछ नहीं है, अब हम अगले घर चलते हैं। फिर वॉलसुक जब अगले घर की तलाशी लेने जाती है तो वहाँ का मर्द उसे किसी गैर औरत के साथ मिलता है और कहता है कि मैं बहुत ज्यादा अकेला महसूस कर रहा था, इसलिए फिर मैंने इसे बुला लिया। वॉलसुक कहती है कि अच्छा, तो आप अकेला महसूस कर रहे थे, तो फिर आप अकेला बाद में महसूस नहीं करेंगे जब आपको सबके सामने अपने गुनाह का इतराफ करना होगा। तुम्हें सबको बताना होगा कि तुम बिना कपड़ों के इतनी रात को एक गैर औरत के घर में उसके साथ क्या कर रहे थे। फिर बाहर आती है और कहती है कि हरामजादा, मैं इसे तो बिल्कुल माफ नहीं कर सकती। और फिर अपनी कॉमरेड से पूछती है कि अगला घर किसका है, तो वो कहती है कि कैप्टन री जॉन हुक का। ये सुनते ही वॉलसुक भी लिपस्टिक लगाने लगती है। फिर जब वो बाहर आती है तो चोचुएल गैंग भी आ जाता है। वॉलसुक उसे बताती है कि मैं विलेज इंचार्ज हूँ और मैं सबके घरों की तलाशी ले रही हूँ और अगला घर कैप्टन री जॉन्ग हुक का है। चोचुएल गैंग कहता है कि कैप्टन री तो प्योंगयांग गए हैं। तो वॉलसुक कहती है कि क्या, लेकिन उनके घर की लाइट्स तो ऑन है, क्या वो वापिस आ गए और इतनी जल्दी? फिर हमें सेरी को दिखाते हैं जो चाय पीते हुए घर में घूम रही होती है। फिर वो कैप्टन री की बुक कबर्ड के पास होती है तो कहती है कि इतनी सारी किताबें। फिर एक बुक निकालते हुए उसे कैप्टन री की पुरानी पिक्चर्स मिलती हैं तो कहती है कि ये चेहरा तो मैंने देखा हुआ है, लेकिन मैंने कहाँ देखा है। इतने में ही बाहर डोर नॉक होने लगता है और वॉलसुक कहती है कि दरवाजा खोले, हम घर की तलाशी के लिए आए हैं। सेरी घबरा जाती है, दरवाजा नहीं खुलता तो वॉलसुक कहती है कि शायद अभी तक वो वापस नहीं आए। चोचुएल गैंग कहता है कि दरवाजा खोलो, तो वॉलसुक कहती है कि ये आप क्या कह रहे हैं, ये ऐसा वैसा घर नहीं है, ये कैप्टन री का घर है। तो चोचुएल गैंग अपने ऑफिसर से कहता है कि ये दरवाजा अभी खोलो। फिर वो सभी घर के अंदर आ जाते हैं और घर की तलाशी लेना शुरू कर देते हैं। चोचुएल गैंग वहाँ पर कैप्टन री जॉन हुक और उसके भाई मो हुक की पिक देखता है। एक ऑफिसर चोचुएल गैंग के पास आता है, उन्हें कप दिखाते हुए कहता है कि मुझे लगता है यहाँ पर अभी कोई आया हुआ था। फिर वो लोग सारा घर देखते हैं लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। वॉलसुक कहती है कि शायद वो जाने से पहले अपनी लाइट्स ऑफ करना भूल गए हैं। फिर चोचुएल गैंग की नजर किमची सेलर पर पड़ती है। जब वो उसे खोलते हैं तो नीचे सेरी बैठी होती है। सभी अपनी गन्स को सेरी की तरफ करते हैं। चोचुएल गैंग भी अपनी गन निकालता है और सेरी से कहता है कि बाहर निकलो। वो लोग सेरी को पकड़ लेते हैं और उसे घर से बाहर लाने लगते हैं। सब लोग वहाँ पर इकट्ठे हो चुके होते हैं। वॉलसुक बार बार सेरी से पूछ रही होती है कि तुम कौन हो और तुम कैप्टन री के घर में क्या कर रही थी। सेरी कोई भी जवाब नहीं दे रही होती तो चोचुएल गैंग कहता है कि रहने दो। स्टेट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में आकर घूम के भी बोलने लगते हैं। इतने में ही कैप्टन री वहाँ पर आ जाते हैं और सबसे पहले तो सभी कैप्टन री की गाड़ी को देखकर हैरान होते हैं कि ये कौन सी गाड़ी है। फिर जब कैप्टन री सेरी की तरफ आ रहे होते हैं तो चोचुएल गैंग अपनी गन को सेरी की तरफ कर लेता है। कैप्टन री कहते हैं कि ये आप क्या कर रहे हैं, ये मेरी मंगेतर है। तो सभी बातें करने लगते हैं कि क्या ये कैप्टन री की मंगेतर है। चोचुएल गैंग कहता है कि तुमने क्या कहा, जरा एक बार दोबारा कहना। कैप्टन री कहते हैं कि अगर आप ये बंदूक मेरी मंगेतर की तरफ ना ताने तो बेहतर होगा। और फिर यहीं पर हमारी एपिसोड कंप्लीट हो जाती है। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।